फल बेचने वाला कौन है, प्लम्बर कौन है, रिपेयर करने आता है कौन है, नाई कौन है, हर तरह की चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है डिसबैलेंस कैसे क्रिएट हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो दर्जी जो है हमारे समुदाय का नहीं मिलेगा। अगर आप बंगाल में जाएं तो राजमिस्त्री, घर का जो रिपेयरिंग का काम होता है करने वाला, वो आपको हमारे समुदाय का नहीं मिलेगा। लोहार, जो कि एक हमारे गांव में एक प्रतिष्ठित काम होता था कि बिना लोहार, बिना बढ़ई, बिना वो एक 36 कलाओं से मिलके जो एक गांव बनता था, वो धीरे धीरे वो सारा जो है एक समुदाय विशेष के पास जा रहा है। और इस पे सबसे मुसीबत बात यह है कि हमारा ही जो समाज है यही इसका जिम्मेदार है। हम चाहते हैं कि इनको इकोनॉमिकली ही हराया जा सकता है। हम इनको कभी भी मार पीट के, डांट के, भगा के हम इनको हरा नहीं सकते, क्योंकि आज आप भगा देंगे, रेडी हटा देंगे, कल को दूसरा आ जाएगा। जिस तरह के लोगों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर को, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास वेबसाइट की समझ नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि समूह बना के अपने गांव में, अपने ज़िले में ऐसे लोगों के लिए आप वॉलंटियर कीजिए शूरवीर संस्था के लिए, और shurveer.com पे जा करके आप रजिस्टर करवाइए उन लोगों को। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शूरवीर संस्था के वीरेंद्र जी से, और चर्चा का मुख्य विषय यह है कि हलाल इकोनॉमी जिस तरह से हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को अपने एम्बिट से, मतलब अपने कमाई के एम्बिट से पूरी तरह से बाहर कर देती है, और उन वस्तुओं को भी जबरन जो गैर मुस्लिम हैं उनको खिलाने के लिए एक तरह से फोर्स करती है, जिसका हमारे पास चुनाव होना चाहिए कि हम उसको नहीं खाएंगे। जो आप देखेंगे कि हलाल सर्टिफाइड और इस तरह की चीज़ें, एक एक चिप्स पर, हर तरह की चीज़ पर हलाल सर्टिफिकेशन आ चुकी है। तो इसको काउंटर करने के लिए काफ़ी समय से लोगों में विचार हो रहे थे, चर्चा हो रही थी कि इसको काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि हम एक तरह से अगर हलाल इकोनॉमी को देखें और उसका एक हिस्सा ज़कात के रूप में उन लोगों को जाता है जो तरह तरह के नेफेरियस एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहते हैं। अब उसको आप जो भी नाम देना चाहें, लेकिन आतंकी वारदात होती है, जो एक्सट्रीमिज़म होता है, जो रेडिकलाइजेशन है, जो कहीं से लोग पढ़ कर के आते हैं और वो क्या पढ़ाई पढ़ते हैं कि समाज में जो है खाली उपद्रव मचाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि हम अपनी मृत्यु का सामान स्वयं ही फंड कर रहे हैं। अगर आप हलाल इकोनॉमी को उस तरह से समझें, तब भी आपको बहुत कुछ चूरन चटाया जाएगा कि नहीं नहीं, हलाल इकोनॉमी जो है वो हम एक हाइजीनिक तरीके से करना चाहते हैं। तो भाई, हाइजीनिक तरीके के लिए FSSAI है, ये सब सुनिश्चित करने के लिए सरकारी संस्थाएं होती है। तुम हाइजीनिक में ये बताओ कि केवल मुस्लिम ही उस पूरे हिस्सा, मतलब पूरे तंत्र का हिस्सा केवल मुस्लिम ही क्यों? मतलब प्रोक्योरमेंट से लेके लेबलिंग, पैकेजिंग और सेलिंग तक एक ही मजहब के लोग होते हैं। इसी को काउंटर करने के लिए बहुत सारे हिंदू भाई जो है वो कार्य कर रहे हैं कि हम किसी का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपने लोगों को भी उन क्षेत्रों में जिसमें आप कह सकते हैं कि एक डोमिनेंस है ऐसे लोगों का और ऐसे लोगों के समूह का, जो कि दूसरे को सरवाइव ही करने नहीं देना चाहते हैं। फल बेचने वाला कौन है, प्लम्बर कौन है, रिपेयर करने आता है कौन है, नाई कौन है, हर तरह की चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है डिसबैलेंस कैसे क्रिएट हुआ है। तो उसी संदर्भ में शूरवीर संस्था है और बाकी लोग भी इसी मतलब लाइन पर कार्य कर रहे हैं। तो शूरवीर के संस्थापक वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने इस चैनल पे बुलाया। चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये चैनल ग्रो करे, आगे बढ़े। अब विषय पर आते हैं। तो विषय कुछ ऐसा है कि मेरा जब कार्यकाल था असम में, तो मैं एक मामूली एक टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो असम में मेरी जो है पोस्टिंग हुई सिलचर। तो सिलचर में मैंने एक चीज नोटिस करी कि ज्यादातर जो सिलचर का जो सिलहट वाला जो इलाका है, उसमें मैंने एक चीज महसूस करी कि ज्यादातर जो काम करने वाले जो कामगार हैं, उसमें आधिपत्य एक ही समुदाय का है। तो आप चाहे आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, तो आपको
चाहे या अनचाहे मजबूरी में आपको एक ही समुदाय विशेष से जो है उनकी सेवाओं का लेना पड़ता है। तो परेशानी यहाँ तक तो नहीं थी, क्योंकि वो जो ज्योग्राफी है वो इतनी टफ है कि पहली बात तो बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा जो बॉर्डर है वो फेंसिंग उसका पता नहीं कैसा था कैसा नहीं था, लेकिन जो मैंने अपनी एंड से जो पाया वो ये कि ज्यादातर जो बॉर्डर लाइन के इलाके हैं, करीमगंज वगैरह हो गया, इन सब एरिया में उसी समुदाय का आधिपत्य। अब यहाँ तक तो ठीक था, मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत जगह आ गया हूँ, एकदम नॉर्थ से इतना दूर जाना पूर्व में, और आजीविका के लिए इंसान भटकता ही है। तो मुझे जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह हूँ। मैंने 2-3 महीने ही वहाँ काम किया और उसके बाद मैंने तुरंत ही जो है जो असम का जो स्टेट का कैपिटल है गुवाहाटी, वहाँ पे मैं मूव करा। तो वहाँ पे मूव करने के बाद मैंने जब अपना कार्यकाल स्टार्ट किया, टीचिंग का जो मेरा काम है, तो मैंने भैया वहाँ पे महसूस किया कि जो ज्यादातर काम है वो एक ही समुदाय विशेष के पास में है। तो मैं जो सबसे पहले जहाँ रहता था उसके बगल में एक बहुत बड़ी मंडी थी, तो मैं शिवरात्रि के आसपास में उस मंडी में अपने घरेलू काम के लिए जो है सामान वगैरह लेने गया। तो मैंने वहाँ पे पाया कि वहाँ पे अपने समुदाय का सिर्फ 2 इंसान था और वो भी बंगाली था, और जो लोकल ट्राइबल थे उनका कहीं से कहीं तक उसमें कोई न स्टॉल था, ना आसपास में दुकान ही बिल्कुल नदारद थी। और आपको मैं बताऊं तो वो इतना एक्सट्रीम ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पे आज से 5 साल पहले की बात करें तो नॉर्मली इंसान वहां नहीं जा सकता था। आज उस एरिया का एक एक दुकानदार उसी समुदाय विशेष का, छोटी छोटी दुकान हो, चाहे पंक्चर की दुकान हो, चाहे हार्डवेयर की दुकान हो, किसी भी आप दुकान को देखेंगे तो एक ही समुदाय का मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये कुछ सीरियस शायद समस्या हो असम की। तो मैंने थोड़ा बहुत जब इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि 1921 से जो शाहदुल्ला जी ने जो है ऐलान किया था कि जो है हम सारे जो है जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां से लोग आए, हम उन्हें जमीन देके वो खेती करें। तो उसका जो परिणाम आज हमें दिखता है असम में, तो वो ये है कि सब्जी का जो भी व्यापार है, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो स्टॉल वेंडर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, उन सभी में एक ही समुदाय है। तो जब मैंने ये रिसर्च किया तो मुझे लगा चलिए ठीक है, सब्जी का काम समझ में आता है कि एक समुदाय के विशेष के पास ही है, बाकी काम देखते हैं। तो जब बाकी काम देखे तो आप चाहे किसी भी कंपनी से कैब की सेवा लेना चाहें, या फिर आप किसी डिलीवरी बॉय को देखें, या फिर आप एक नॉर्मल छोटा आप अगर काम आप सोच सकते हैं, वैसे छोटा कहना ठीक नहीं है, फिर भी जिस काम को आप सोच सकते हैं वो एक ही समुदाय के लोग उसमें 70 से 80% उसमें कब्जा है। तो मैंने जो है ये आज से 3-4 साल पहले की बात है, तो मैंने कोशिश करा कि एक जो है थोड़ा अपना आय का सोर्स बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि ड्राइवर एक गाड़ी खरीद ली जाए, एक ड्राइवर अपने ही समुदाय का रख लिया जाए, ट्राइबल बेल्ट का कुछ पैसा एक्स्ट्रा आएगा। तो मैंने देखा कि उसका जो है एंट्री लगभग नामुमकिन था। जो उनका पूरा कम्युनिटी उन्होंने बना रखा है उसमें उसको काम ही नहीं आने देते। तो ये समस्या जब मैंने उधर इंटीरियर में देखी, फिर मैं देख रहा हूँ कि एक हमारे सज्जन थे, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि जो है ये तो खैर काम शुरू होने के बाद हुआ कि एक जो बिल्कुल एक्सट्रीम ट्राइबल बेल्ट होती है वहां पे जाके एक बहुत छोटी सी दुकान खुलती है पंचर की, फिर बीड़ी सिगरेट इन सब चीजों की दुकान खुलती है, और खुलते खुलते वहाँ हार्डवेयर की दुकान, और फिर धीरे धीरे देखा जाए तो अगले 5 साल में वो मार्केट को पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं। इकोनॉमी जो है उस पर खेलते हैं। इकोनॉमी क्या, सामान को एकदम सस्ता रखना, आधे रेट पे बेचना। जो हमारे समुदाय का इंसान है वो कहीं से कर्जा पानी लेकर अगर आया है, काम शुरू कर रहा है, तो उसको इतना बचत ही नहीं होगा, वो धीरे धीरे खुद ही छोड़ के चला जाएगा। मान लीजिए 10 सामान अगर कोई बेच रहा है तो उसमें 3 सामान को वो आधे से कम रेट में बेचेंगे, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उसी दुकान पे जाएगा। धीरे धीरे उसका भाई आएगा, उसके खाला के लड़का आएगा, उसका चाचा का दामाद आएगा, इस तरह से करते करते वो पूरा मार्केट कैप्चर हो गया। अब मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा मेरी चेतना ये है कि मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कि अपने ही समुदाय विशेष को जो है उन्हीं को काम मिले, उन्हीं को घर में बुलाया जाए। क्योंकि एक घटना मैंने सुनी थी कि घर में किसी को बुलाया उन्होंने और उसके बाद जो है बहन बेटियां जो है किसी दूसरे समुदाय में चली गई। तो ये चेतना हमारे अंदर थी शुरू से। तो
इसी को देखते हुए मुझे मैंने काफी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने जब पता लगाया लोगों से, तो देखा कि आप जब तक हम ये इंटरव्यू खत्म कर रहे होंगे तब तक 2 से 4 काम जो है अपने ही इसी एरिया में किसी विशेष समुदाय के हाथ में जा चुका होगा। तो मूलतः आप यह कहना चाह रहे हैं कि जो गांव की इकोनॉमी होती है उसमें ये लोग, जहाँ पे मान लीजिए कि पहले गांव है और मूलतः ट्राइबल एरिया या पहाड़ी एरिया की आप बात कर रहे हैं, तो गांव में पहले एक दुकान होता था, वो कहीं दूर से जाता था, सामान लेके आता था। इन लोगों ने क्या किया है कि एक तरह से गैंगअप करके धीरे धीरे पहले अपनी छोटी दुकानें लगानी चालू की, और जो दूर था बाज़ार उसको ये लोग जो है घर के निकट तक ले आए हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे आपने उदाहरण दिया आपने वो ड्राइवर का, कि अगर कोई उसमें दूसरे समुदाय का व्यक्ति जाना भी चाहता है तो ये लोग इस तरह से, चाहे प्राइस को एकदम नीचे कर देना हो या फिर उस तक जो डिमांड आ रही है बाज़ार में, खुले बाज़ार में डिमांड आ रही है, वो दूसरे समुदाय के लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। तो मूलतः मुझे लगता है कि इस तरह से आप कह रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से ये सब होता रहा था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो दर्जी जो है हमारे समुदाय का नहीं मिलेगा। अगर आप बंगाल में जाएं तो राजमिस्त्री, घर का जो रिपेयरिंग का काम होता है करने वाला, वो आपको हमारे समुदाय का नहीं मिलेगा। लोहार, जो कि एक हमारे गांव में एक प्रतिष्ठित काम होता था कि बिना लोहार, बिना बढ़ई, बिना वो एक 36 कलाओं से मिलके जो एक गांव बनता था, वो धीरे धीरे वो सारा जो है एक समुदाय विशेष के पास जा रहा है। और इस पे सबसे मुसीबत बात यह है कि हमारा ही जो समाज है यही इसका जिम्मेदार है। जिम्मेदार मतलब किस तरह से कि आप देख रहे हैं कि एक जो होलसेल मार्केट में जो दाम है एक समुदाय विशेष का पर्सन उसी दाम से या उससे नीचे दाम पर वो उसे बेच रहा है, तो क्या हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि उसे षड्यंत्र की बू आनी चाहिए? उसे समझ में नहीं आना चाहिए कि अगर टमाटर 90 रुपए किलो है पूरे मार्केट में और एक इंसान 60 या 50 रुपए में बेच रहा है, तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या है? क्यों? ये सबसे बड़ी जो मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो है ये लोग इकोनॉमी से जीत रहे हैं। ये कभी किसी से लड़ाई नहीं करते, इतना मीठा व्यवहार रखते हैं कि इंसान चाहे न चाहे तो उसे लगता है कि वो वाला इंसान तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, वो सामान सस्ते में बेचता है और कभी कभी ये भी करता है कि वही सामान उसे घर पे मुफ्त में डिलीवर करके आता है। ये जो बात आपने कही ना कि ये जो कस्टमर सर्विस का, कि वो लोग बहुत ही मीठे तरह से बात करते हैं और ये कस्टमर एक्विजिशन का जो तरीका है उनका बहुत ही आजमाया हुआ है। और ये मुझे लगता है कि मैंने भी अनुभव किया है, बहुत सारे लोग और भी अनुभव करते हैं। एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं। कैब जब हम लोग बुक करते हैं, तो कैब जब आप बुक करेंगे तो आपको जो हैंगअप करता है आपके कॉल पर या बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, ये करने वाले एक समुदाय के होंगे। और जो व्यक्ति बिना पूछे या पूछेगा भी तो सिर्फ आपसे पता पूछेगा कि आप कहाँ पर हैं, आता है, पिक करेगा और आपको छोड़ देगा, वो एक दूसरे समुदाय से होता है और वो समुदाय विशेष का होता है। ये तो मैंने भी देखा है। और इसका दूसरा उदाहरण हम यह भी देखेंगे, मारवाड़ी समाज जो होता है हमारे यहाँ पे, कि मेरे गृह जनपद में, गृह जिले में मारवाड़ी के आने का तो कोई औचित्य नहीं है। वो तो राजस्थान, गुजरात उधर के लोग हैं, वो हमारे यहाँ तक कैसे आए? वो इसी तरह का। तो मैं जो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हिंदू वैश्य समाज में कस्टमर सर्विस देने की परंपरा नहीं है। ये मारवाड़ी जो हमारे यहाँ पे है, उन्होंने भी तो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब 3 पीढ़ी से हम लोग एक ही दुकान सामान ले रहे हैं। और 5-5 साल, 6-6 साल अगर कोई उस तरह का व्यक्ति है जो पैसे नहीं चुका सकता, तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि वो लोग भी पैसे जो है मतलब रखे रहते हैं। और हर बार ऐसा नहीं कि उनको जलील कर रहा है पैसे मांगने जाने के लिए। तो ये भाव जो है हमारे पास है, इस तरह के उदाहरण है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी वैश्य समाज है या बाकी जो बिजनेसमैन है, वैश्य से तात्पर्य मेरा बिजनेसमैन से ही था, तो वो जो है हिंदुओं में उस तरह की भावना इनके पास नहीं आ रही। और इनको संभवतः ये जो आप बोल रहे थे कि निकट का इनको लाभ दिख रहा है और दूर का जो है नुकसान नहीं दिख रहा है, वो नहीं देखते हुए ये लोग इस तरह से कि भाई 100 रुपया का चीज़ 60 रुपया में कोई दे रहा है तो हम वो ले लेते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक देगा? मुझे थोड़ा सा जो ये लगता है कि चलिए ठीक है, हमारे समाज का जो भी था नजदीकी फायदा देखने की वजह से दूर का नुकसान नहीं देख पाए।
लेकिन अब उसका जो परिणाम हो रहा है वो ये है कि ज्यादातर काम जो है जिनकी हमें रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं उसके लिए हमें अपने समुदाय का पर्सन कोई मिलता ही नहीं। तो आप उठा के देख लीजिए नाई का जो है, अगर मैं एनसीआर की बात करूँ तो मुद्दा ये है कि ये लोग कभी भी झगड़ा लड़ाई कोई कुछ नहीं करते, ये सिर्फ इकोनॉमिकली खेल है और हम चाहते हैं कि इनको इकोनॉमिकली ही हराया जा सकता है। हम इनको कभी भी मार पीट के डांट के भगा के हम इनको हरा नहीं सकते, क्योंकि आज आप भगा देंगे, रेडी हटा देंगे, कल को दूसरा आ जाएगा, 15 दिन बाद आ जाएगा। तो मुद्दा है इकोनॉमी। अगर हम किसी तरह से इनसे इकोनॉमिक वार करें, यानी कि इकोनॉमिकली हम इनको हराएं, तो ही हम इनको हरा सकते हैं। तो अब वीरेंद्र जी, मैं शूरवीर पर आना चाहूँगा कि शूरवीर संस्था है क्या और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और कौन से लोग हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। बैकग्राउंड तो आपने दे दिया कि ये समस्या थी, उसके बाद हुई, तो शूरवीर संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए। असल में था ये, शुरुआत में आइडिया ये था कि हम 2-4 स्टाफ रख के हर सिटी का मैपिंग करें, मैपिंग करके वहाँ पे हमारे समुदाय के जो लोग हैं उन काम में सम्मिलित है, उनका नंबर, उनका फ़ोन नंबर, उनका एरिया, उसे करके वेबसाइट पर डाल दें। लेकिन हमने कोशिश भी करी शुरू में, जब शुरुआत के कुछ इंटरव्यूज थे तो कई लोगों के कॉल आए तो हम उन्हें बता देते, लेकिन उसमें परेशानी क्या होती थी कि जो या तो शोषण सर्विस प्रोवाइडर का हो जाता था जो सर्विस देने आ रहा है, या फिर शोषण हो जाता था हमारे कस्टमर का। कई बार जो है मैंने देखा कि जो है एक हमने प्लम्बर भेजा एक अमुक जगह पे, तो वहां पे उसने प्लम्बर से सारा दिन काम कराया, काम कराने के बाद उसे जाते समय 100 रुपए दिया। तो वहां पे फिर हमको ये लगा कि जो है हमको एक ऐसा एक मिडिल पर्सन तो रखना पड़ेगा जो दोनों के बीच में संवाद स्थापित करे। तो हमने एक स्टाफ जो है रखा, वो जो है मैम जो है तुरंत फोन अटेंड करती हैं, अटेंड करके कस्टमर से और सर्विस प्रोवाइडर से एक अच्छी बात करती हैं और उनको आपस में बात करके छोड़ देती है कि आपको जब काम कराना हो तो आप इनसे काम कराइए, चाहे जो भी उनको सेवा चाहिए, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, मेसन वाला, टाइल वाला। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर किसी को काम चाहिए तो वेबसाइट पे जाता है, जो हमारी www.shurveer.com करके वेबसाइट है, उस पे जाके अपनी रिक्वेस्ट रेज करता है, मैडम उनसे फ़ोन करती हैं, फ़ोन करके उनके एरिया का जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे बात करा देती हैं। बात कराने के बाद उसे आज काम कराना है तो आज, कल, परसों, नरसों, जब भी उसकी इच्छा करे। तो अभी तक हम 400 सर्विस तक दे चुके हैं, 400 प्लस सर्विस। और उसके अलावा हमने जम्मू तक सर्विस दी है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ जम्मू। इधर अगर आप पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो बंगाल, असम में अप टू सिलचर, डिब्रूगढ़, ऊपर तेजपुर तक। और अगर आप साउथ में जाएंगे तो कर्नाटक में धारवाड़ तक जो है हम लोग अभी तक सेवा दे रहे हैं, राजस्थान और गुजरात में। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि एक वेबसाइट बेस्ड आपका अप्रोच रहा है और आपके पास कुछ स्टाफ भी हैं। अब वेबसाइट है तो उसका सर्वर भी होता है, उसका होस्टिंग का भी चार्जेज लगता है। तो ये चार्जेज आप, मतलब आर्थिक चीज़ें जो है वो कहाँ से आप लोग कैसे कंपनसेट कर रहे हैं? कोई आपको सहयोग कर रहा है या फिर आप कमीशन के माध्यम से कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं कि हमारा जो है आर्थिक विभाग कैसे देखा जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है कि हम किसी से प्रैक्टिकली कुछ ले ही नहीं सकते। रीज़न क्या है कि अगर कोई काम कोई हमारे समुदाय का पर्सन 300 रुपये में कर रहा है और अगर दूसरे समुदाय का पर्सन उसको 250 रुपये में कर रहा है और हम उसमें अगर कमीशन ले लें तो 50 रुपये का मान लीजिए, तो काम का तो वहीं आके घूम फिर के बैठ गया। तो जो वार है, वार तो इकोनॉमिक है, तो हम इकोनॉमिक वार तो ऐसे ही हार जाएंगे अगर हम कमीशन बेस्ड काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारे जो कुछ फ्रेंड सर्किल हैं, कुछ जो धर्म के प्रति जागरूक हैं, जो चाहते हैं कि धर्म आगे तक चले, वो लोग जो है अपने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा जो है हमें डोनेट करते हैं। कुछ जो है हम लोग खुद ही अपनी तरफ से लगाते हैं, कुछ कभी कभी कहीं से जो वाकई में सक्षम लोग हैं वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। मगर उसके अलावा भी हमने अपना एक्सपेंस पे काम नहीं किया है। हमने जो हमारी, अगर आप वेबसाइट खोल के देखेंगे तो वो इतनी ज़्यादा बेसिक है कि उसमें सिर्फ आपको 3 ही सेक्शन मिलेगा।
पहला सेक्शन ये है कि आपको सर्विस चाहिए। सर्विस चाहिए में 2 सेक्शन है, टेक सर्विस, गिव सर्विस। अगर आपको सर्विस चाहिए आप सीधा उस पे जाएंगे, एक गूगल फॉर्म खुल जाता है। गूगल फॉर्म में हमने ऑप्शन बना रखे हैं, 30 तरह की सर्विसेज हैं जो कि आपके आसपास में हम लोग जो है, जैसे आप उसे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो 4-5 सर्वर में हमारे पास आ जाता है। तो हम मैं तो नहीं, लेकिन जो बाकी स्टाफ है वो उसको तुरंत कंक्लूड करके वहाँ पे 15 मिनट के अंदर अंदर उस सर्विस से रिलेटेड पर्सन को वहाँ भेज देता है। भेज के बात करके पहले कस्टमर का बजट पूछ लिया जाता है कि आपका बजट क्या है। फिर हम सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं कि आप इतने बजट में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनमें से 5-6 लोग जो भी उसमें तैयार होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि अगर कोई दूर से आके ये काम करता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो नज़दीक का होगा हम कोशिश करते हैं उसी को मिले। तो वो उससे दोनों लोगों से बात करके हम सर्विस प्रोवाइडर का नंबर कस्टमर को दे देते हैं और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर का नंबर दे देते हैं। उसे बता देते हैं कि आपकी इच्छा हो आज काम करवाने की तो आज करा लीजिए, या जब भी आपकी इच्छा हो अपने समय अनुकूल उससे बात कर लीजिए। बाद में 3 दिन 4 दिन बाद जो है हम लोग उससे पूछ लेते हैं, कस्टमर से भी और सर्विस प्रोवाइडर से भी, कि फीडबैक कैसा है, कि आप सर्विस प्रोवाइडर से सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए। अगर मान लीजिए वो हमें कुछ नेगेटिव फीडबैक देता है तो हम सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं, दोनों की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद अगर हमें ठीक लगता है तो हम उस सर्विस प्रोवाइडर को आगे भी ऐसे उसके नंबर फॉरवर्ड करते रहते हैं। नहीं तो कोई जो दूसरा है जो सही काम करता है, अच्छे से सर्विस देता है, हम उसका नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं। पहला ये। और जो गिव सर्विस में अगर आप कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है या मेसन वाला है तो वो ऑटोमेटिकली उस पर जाके खुद को रजिस्टर कर लेता है, हमारे डाटाबेस में उसका नंबर आ जाता है। भविष्य में जैसे ही उसके एरिया से कोई कॉल आता है तो हम उससे संपर्क करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं। 2-3 स्टेप होते हैं वेरिफिकेशन के, उसके बाद हम सीधा जो है दोनों लोगों को जोड़ देते हैं। एक आपने भी काउंसलिंग की बात की, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि हमारे कस्टमर मतलब सर्विस जो है उस तरह का नहीं है। तो क्या आप ट्रेन भी करते हैं लोगों को अगर आवश्यकता पड़े कि भाई किस तरह से बिजनेस बढ़ाना है या व्यवहार जो है अपना सही रखो, इस तरह से? जी, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि जब तक जो हमारे समाज का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि जो हमें कॉल कर रहा है या हमें जो है सर्विस ले रहा है वो ऑलरेडी इतना जागरूक है कि उसे अपने ही समुदाय का जो है सर्विसमैन चाहिए। तो हम अपने जो देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है जब उसे ये पता चलता है कि उसे कोई कमीशन नहीं देना है तो वो ऑलरेडी खुश होकर सारा काम करके आता है। और हम उससे पहले ही बोल देते हैं कि जाके कम से कम उनको जय श्री राम या हर हर महादेव कुछ इस तरह की जो है धार्मिक बातें जो है बोलें, चप्पल उतार के जाएं और अच्छे से बिहेव करें, कुछ इस तरह की बातें वो मैम उनको समझा देती हैं। तो इस तरह से जो है हम क्या कर रहे हैं कि दोनों सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों को जो है सेटिस्फेक्शन, और हम कोशिश करते हैं कि उस जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पहले से ही समझा दें और उसको आगे भी ये समझा देते हैं कि देखो अगर मान लीजिए एसी का काम है, एसी अनइंस्टॉल करने का विंडो का 500 रुपये लगता है मार्केट में, तो हम सर्विस प्रोवाइडर से कह देते हैं कि देखिए आप 500 रुपये आपको कोई और देगा, सर्विस देगा तो वो आपसे 200 या 250 रुपये कमीशन लेगा। हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, आप चुपचाप उस काम को 450 या 300 जो भी आपकी श्रद्धा है उसमें कर दीजिए, अच्छे से काम करके आएंगे तो भविष्य में जो भी उस एरिया में आपके मतलब की सर्विस आएगी हम आपको दे देंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो कस्टमर है वो भी खुश रहता है और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो कॉस्टिंग है वो कम से कम आता है, तो ये इकोनॉमिकल जो है काम हमारा ठीक हो रहा है। अब कोई सक्सेस स्टोरी बताइए कि आपने कुछ काम किया हो जिससे आपको बहुत संतुष्टि मिली हो कि ये भाई ये अच्छा काम किया और ये सही चल रहा है। एक कोलकाता से कॉल आया था और उन्होंने जो है हमको बोला कि जो है उनकी बेटी को जो है छोड़ने आना जाना है और जिस एरिया में वो रहते थे तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है। तो हमने जो है कोलकाता से के आसपास में मुर्शिदाबाद के आसपास का कोई एरिया था, वहाँ से एक लड़का हमें कॉल किया था कि हमें जॉब चाहिए तो हम ड्राइविंग कर लेते हैं, तो हमने उसको जो है उसके घर पे भेजा था। तो वो जो है उसकी बेटी को लाना ले जाना वाला काम करता है। तो मुझे इससे थोड़ा सा जो है हमको सुकून है कि हम किसी का भला कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है हम लोगों को सर्विस देने में वो होता है ड्राइवर, कुक और मेड। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी ड्राइवर कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है,
हम उस एक्सपेक्टेशन को नहीं फुलफ़िल कर सकते। कस्टमर कितना ड्राइवर को सैलरी या पगार देना चाहता है वो भी हम उसके हिसाब से नहीं चल सकते। दूसरा, जो ड्राइवर होता है वो घर के बिल्कुल भीतरी हिस्से में रहता है एक हमारे समाज के, तो उसके पास जो हमारे घर की है वो मैक्सिमम डिटेल्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सर्विस होती है, तो वो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। दूसरा, अगर आप बात करें तो मेड का सर्विस जो है बहुत वीक होता है, सस्ता होता है, 2-2.5 हज़ार रुपये का, और उसमें कभी सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, कस्टमर को उसके हिसाब से चाहिए कि ये नहीं ये, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ कुछ जगह पे हमने ऐसे लोग भेजे हैं, जैसे कि केयर टेकर की जो सर्विस होती है उसमें हमने एक गाज़ियाबाद में एक लीड आई थी, तो वहाँ पे हमने एक केयर टेकर भेजा था। तो उनकी जो पत्नी है वो जॉब करती थी और वो भी जो है बेचारे कहीं जॉब करते थे, तो उनके बूढ़े पिता थे, उनको टॉयलेट कराना, उठाना, ले जाना, तो उसके लिए हमने केयर टेकर जब भेजा था तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा था। चलिए, आप लोग इसी तरह से बढ़ते रहिए और मैं दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि इस तरह का आप देखें कि एकदम सेल्फलेस सर्विस है ये। इसमें ये ना तो कमीशन ले रहे हैं, और सहायता कौन कर रहे हैं, इनके मित्र जो हैं वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा दे रहे हैं। तो आप लोग कम से कम 2 तरह से यहाँ पे सहायता इनकी कर सकते हैं। एक तो है कि आप जो है धन के माध्यम से इनकी सहायता करें। दूसरा है कि आपके एरिया में जो भी लोग हैं इस तरह के, आप इनके छोटे छोटे, मैं कह रहा हूँ कि आप इनेबल कीजिए लोगों को, क्योंकि जिस तरह के लोगों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर को, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास वेबसाइट की समझ नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि समूह बना के अपने गांव में, अपने ज़िले में ऐसे लोगों के लिए आप वॉलंटियर कीजिए शूरवीर संस्था के लिए, और shurveer.com पे जा कर के आप रजिस्टर करवाइए उन लोगों को, ताकि हमें पता तो चले कि कितने लोग हैं हमारे जिनको जॉब्स चाहिए। भले दैनिक ही कार्य है, फिर भी लोगों तक पता होना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी के कारण उनके पास एक और ऐसा मार्केट है जो एक्सेसिबल है, और उसको एक्सेसिबल कौन बना रहा है, उसको एक्सेसिबल वीरेंद्र भाई जैसे लोग बना रहे हैं। और दूसरा, जो भी धन से इनकी सहायता कर सकते हैं, तो shurveer.com पे भी उसका उल्लेख किया गया है कि आप जाकर वहाँ पर भी उनका सपोर्ट सेक्शन होगा, वहाँ पर जाके, और मैं नीचे में लिंक्स भी दे दूंगा कि अगर आप इनकी सहायता करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि एक मैंने आप ही के माध्यम से सुना था जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो विस्थापितों को लेकर के आप कुछ ट्रेनिंग की बात, प्रशिक्षण उनको दे रहे थे, तो वो क्या है और उसके साथ कौन से लोग जुड़े हैं? क्या कोई संस्था आपके साथ जुड़ी हुई है? कैसे ये सब कर रहे हैं आप? देखिए अजीत भैया, एक्चुअली क्या है कि जो हमारा जो विस्थापित समाज है वो पहले ही बहुत मुश्किलों से देश में आया है, और अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा तो उनके लिए मुश्किल होगी। होता क्या है कि हम किसी अगर पर्सन को जॉब दिलाते हैं तो जॉब में वो 8-10 हज़ार रुपये या 12 हज़ार रुपये कमाएगा, और प्लस उसके पीछे इतना बड़ा परिवार है। होता क्या है कि वो अपने परिवार को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। तो हम हमारा जो जॉब वाला सेक्शन है वो भी हमारा ऐसी निःशुल्क ही है, जहाँ कहीं से भी एचआर का नंबर हम निकाल के उससे बात करके लड़कों को जॉब लगवा देते हैं। लेकिन हम विस्थापितों की जॉब नहीं लगवा पाते, क्योंकि वो अपना टेंट जो है अपना छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। तो हम लोगों ने कुछ लोगों से बात करी, कुछ संस्थाएं हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो स्किल प्रोग्राम है वो है। दूसरा, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जैसे कि टाटा वगैरह हो गए, क्रोमा वोल्टास वगैरह हो गया। ये क्या करते हैं कि एक ट्रेनिंग पीरियड रखते हैं, कुछ बच्चों का चयन करते हैं, चयन करके उनका ट्रेनिंग कराते हैं और उन्हें अपने ही कंपनी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और या फिर वो उसे इतना सक्षम बना देते हैं कि अगर वो अपने एरिया में अपना काम शुरू करना चाहे तो वो कर लेता है। तो ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं कुछ दिनों में कि जो है कि हम अपने विस्थापितों को जो है ट्रेनिंग दे सकें। जैसे एसी रिपेयरिंग हो गया, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक बनो जैसे एक स्कीम है, कारीगर बनो की स्कीम है, उनसे उनको जोड़ दिया जाए। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और जो विस्थापित है उनको जोड़ना है। तो ये वाला जो ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो विस्थापित जिस एरिया में जब कभी उसे वीज़ा परमानेंट उसका हो जाएगा तो वो अपने एरिया में टेक्निकली जो है सक्षम होगा अपने रोज़गार के लिए, साथ में कम से कम अपने परिवार को 4 लोगों को रोज़गार वो दे सकता है। चलिए, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जी, धन्यवाद सर।